गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 5 व्यवसाय के नवीनतम रूप। इसके पहले वाले में हमने सबने ई कॉमर्स के लाभ, ई कॉमर्स के मतलब सफल कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है और उनकी प्रक्रिया क्या है, इनका क्या किया था हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटसोर्सिंग सेवाएं। मतलब ये आउटसोर्सिंग होता क्या है, जिसके अंतर्गत आज जानेंगे हम उनकी सेवाओं की अवधारणा क्या क्या हो सकती है, उनकी प्रकृति क्या हो सकती है, साथ ही साथ हम जानेंगे उनकी आवश्यकताओं को कि आउटसोर्सिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए, आउटसोर्सिंग सेवाएं, आउट और सोर्सिंग दो शब्द से मिल के बना है। क्या क्या? आउट और सोर्सिंग। ठीक है, तो देखिए आउट का अर्थ आप क्या समझते हैं? बाहर। मतलब बाहर मतलब क्या हो जाएगा? तीसरे पक्ष के व्यक्ति से क्या करना है? हमको व्यवसाय का संचालन करना है, मतलब हमको उनसे खरीदारी करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? बाहर के। अब ये क्या है, आजकल आज बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। तो क्यों लोकप्रिय हो गया है? क्योंकि आज सभी अपने बिजी शेड्यूल में सभी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं। ठीक है, जिसके नाम से हमें ये आउटसोर्सिंग क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए समझते हैं हम कि आउटसोर्सिंग सेवाएं हैं क्या। तो देखिए, आउटसोर्सिंग सर्विस सेवाओं का अर्थ होता है कि सेवा ग्राहकों के साथ व्यवहार करने का क्या है, कार्य है। इस सेवाओं के वे लाभ होते हैं जो ग्राहकों को क्या की जाती है, दी जाती है। जैसे आपका उदाहरण के तौर पे क्या क्या हो सकता है, तो मरम्मत एवं अनुक्षरण, ठीक है, कोरियर की सेवा हो गया आपका, विज्ञापन हो गया, विपणन हो गया आपका, अनुसंधान हो गया, जनसंपर्क हो गया, अभिगोपन, हामीदारी, सार्वजनिक निगम का प्रबंध आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके आउटसोर्सिंग सेवाओं के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि जो सेवाएं विक्रय के लिए भी प्रदान की जा सकती है, जैसे आपका क्या क्या हो सकता है, आपका विज्ञापन। विज्ञापन मतलब बहुत ही ज़्यादा आजकल क्या है, अपने व्यवसाय जगत में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, ये प्रचलित हो चुका है। क्योंकि किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ता है, विज्ञापन देना ही पड़ता है। साथ ही साथ आपका हो गया कोरियर सेवा, संचार सेवा आदि सेवाएं बचे गए उत्पाद के साथ साथ निःशुल्क भी प्रदान की जा सकती है। जैसे आपका फ्रिज, टीवी की मरम्मत। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोटलर एवं आर्मस्ट्रांग के अनुसार सेवा वह क्रियाकलाप या हित लाभ है जिसे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या करता है, प्रदान कर सकता है, जो सार रूप में क्या होता है, अमूर्त होता है। और अमूर्त का अर्थ क्या होता है? जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिसका परिणाम किसी वस्तु या स्वामित्व पर नहीं होता। और जहाँ तक विपणन का संबंध होता है, वहाँ सेवा एवं सेवाएं पर उपयुक्त परिभाषाएं इस आशय से प्रयोग किए गए हैं। जैसे आपका क्या क्या हो गया, जिसकी ओर ये वे सेवाएं हित लाभ में होती हैं जिन्हें एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को अंतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं सबसे पहले सेवाओं की प्रकृति। तो ठीक है, नेचर ऑफ सर्विस कि हमारी नेचर में मतलब हमारे नेचर ऑफ सर्विस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सेवाओं जिसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, मतलब सेवाओं की एक अनोखी विशेषताएं होती है जो उन्हें भौतिक वस्तुओं की तुलना में एक पृथक श्रेणी में रखती है। जैसे आपकी विशेषताओं में क्या क्या हो गया है, तो अमूर्तता, अपृथकता, विसंगता और नाशवानता। तो देखिए, ये नाम सुनने में क्या लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा है कि ये हो क्या सकता है, लेकिन जब इसके अंतर्गत हम समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये अमूर्तता क्या होता है। तो देखिए, अमूर्तता का अर्थ क्या होता है, जब एक व्यक्ति साबुन खरीदना, देखो एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जब एक व्यक्ति साबुन खरीदता है तो वह उस उत्पाद की भौतिक जांच कर सकता है और फिर उसकी प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए उसका क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। क्योंकि सेवाएं क्या होती है, अमूर्त होती है और इसे कोई व्यक्ति उनको भौतिक उत्पादों की तरह चख, छू, देख, सूंघ या प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं, ये क्या रहती है, अंदर की बातें रहती है। यदि किसी आप साबुन का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसके हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट होगा, ये आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ करेंगे तब आपको जाकर उस वस्तु के बारे में आपको पता चलेगा कि वो वस्तु मतलब वाकई में काम का चीज़ है या कि नहीं है। वही क्या कहलाता है, आपका अमूर्तता, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख तो सकते हैं लेकिन अंदर की चीज़ों को उसमें हम जान नहीं सकते। ठीक है, अब दूसरा बताया जा रहा है इसी में आपकी सेवाओं की प्रकृति में अपृथकता, मतलब अपृथक का अर्थ आप समझते ही हैं, अलग, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है अपृथकता। तो देखिए, सेवाओं को उनके प्रदाता या विक्रेता से
पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अध्यापक, गायक, ब्यूटिशियन, डॉक्टर आदि को सेवा प्रदान करने के लिए उपस्थित रहना ही होता है। मतलब चाहे वो अध्यापक हो, चाहे गायक हो, अपनी प्रस्तुति देने के लिए उसको वहीं पे क्या करना पड़ता है, रहना ही पड़ता है। चाहे वो टीचर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ब्यूटिशियन हो, मतलब जहाँ पे उनको अपनी सेवाएं प्रदान करने हैं उस जगह में उनको उपस्थित होना आवश्यक रहता है। वही क्या कहलाता है, उनको अपृथकता कहलाता है। ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट है विषमांगता। तो देखिए ये क्या होता है, तो सेवाएं मानवों एवं मशीनों द्वारा प्रदान की जा सकती, जैसे जहाँ तक मानव द्वारा सेवाओं को प्रदान किए जाने का प्रश्न है, तो जैसे आपका हो गया सेवाओं का मानकीकरण कठिन कार्य हो गया है। साथ ही सेवा का निष्पादक विभिन्न समय पर विभिन्न मानकों को सेवा प्रदान कर सकता है। तो ये सब क्या हो गया, आपका सेवाओं की प्रकृति के अंतर्गत आ गया। और लास्ट आपका है क्या, नाशवानता। देखिए अभी नाशवानता क्या है आपकी सेवाओं की प्रकृति में, नेचर ऑफ सर्विस में। तो सेवा का उसके विक्रेता या प्रदाता से अप्रीतिकीय होने के कारण सेवा का जीवन काल क्या रहता है, बहुत ही सीमित होता है। क्योंकि सेवाएं क्या होती है, नाशवान होती है, और ये तब तक रहती है जब तक उनका प्रभाव बना रहता है। तो सेवा के जो अनुपयुक्त भाग, जैसे कई धारणा नहीं है, तथा सेवाओं के बाद में इनकी बिक्री के प्रयोग के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। तो आपको ये नाम सुनने में तो कठिन लगा ही होगा, क्योंकि देखिए अमूर्तता, अपृथकता, विषामता और नाशवानता, मतलब ये हमारी सेवाओं में किस प्रकार उपयोगी है, ये आज हमको क्या किया है, ज्ञात हुआ है। हमने ये समझा क्या, सेवाओं की प्रकृति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सेवाओं की आउटसोर्स की अवधारणा। ठीक है। तो देखिए मतलब कॉन्सेप्ट किस चीज़ के लिए होता है ये, तो सेवाओं की आउटसोर्सिंग क्या होता है, आधुनिक व्यावसायिक जगत की एक नवीनतम प्रकृति है। क्योंकि सेवाओं की आउटसोर्सिंग पद का आशय स्वयं के संगठन से बाहर मितव्ययी दरों पर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाओं को क्या करना है, प्राप्त करना है। साथ ही देखो एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक व्यवसायी फर्म स्वयं का विज्ञापन विभाग स्थापित करने के स्थान पर विज्ञापन एजेंसी मितव्ययी दरों पर विज्ञापन क्रियाकलाप को आउटसोर्स कर सकती है। इसी प्रकार बेहतर गुणवत्ता की सेवा हेतु तथा मितव्ययता प्राप्त करने हेतु अन्य सेवाओं को क्या कर सकता है, वो आउटसोर्स कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग मितव्ययी दरों में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवाओं की क्या है, प्राप्ति हेतु अपने संगठन के बाहर जाने का क्या है, एक प्रकार का दूसरा नाम है। इस व्यवस्था से व्यवसायी अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों का प्राप्त करने में सफल होता है तथा विशेष कार्य हेतु विशेष उत्पादन या सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार भी मिल जाता है। तो ये क्या हुआ आपका आउटसोर्सिंग सेवाओं की अवधारणा। करते हैं हम आउटसोर्सिंग की प्रकृति। देखो आउटसोर्सिंग और क्या कहा जाता है, तो बाह्य सूत्रीयकरण। ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अभी हमने सेवाओं की प्रकृति को समझा था, अब हम आउटसोर्सिंग की प्रकृति को समझते हैं। तो आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेषज्ञों से विशिष्ट सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। अतः आउटसोर्सिंग की प्रकृति में बाह्य व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करना होता है। वो कैसे है, तो देखिए आउटसोर्सिंग व्यवसाय के बाहर विशेषज्ञों से कार्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। उदाहरणतः एक टीवी जो विनिर्माता है एवं आपूर्तिकर्ता वार्षिक अनुसरण संविदा के अंतर्गत अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु विशिष्ट तकनीकी फर्मों से सेवाएं ले सकता है। साथ ही साथ उसका दूसरा प्रकृति हो सकता है, उसका गुण हो सकता है कि बेहतर गुणवत्ता एवं सेवाओं एवं उत्पादों को पाना। तो आउटसोर्सिंग सेवाओं के माध्यम से लोग बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं या उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणतः किसी विषय की विशेषता प्राप्त फैकल्टी वाला व्यक्ति उसी विषय के सामान्य फैकल्टी वाले व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर ढंग से क्या कर सकता है, उसको पढ़ा सकता है। और आपका तीसरा प्रकृति हो जाएगा उसके अंतर्गत ही उत्पादों के निर्माण में सुधार लाना। तो आउटसोर्सिंग उत्पादों की गुणवत्ता के साथ उनके परिणाम में सुधार करने में भी क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है। एक विशिष्ट कोरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्ट कंपनी हर समय व्यवसाय को सेवा प्रदान करती है, और वह भी एक बेहतर तरीके से जो अपने ट्रकों या गाड़ियों के ड्राइवरों की अपेक्षा कहीं उत्तम होता है। अब हमारा चौथा है आपका व्यवसाय का विस्तार। तो देखिए आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया सेवाओं तथा संसाधनों की एक क्या है, श्रृंखला से बढ़ते व्यवसाय को जोड़ती है, और आउटसोर्सिंग संसाधनों का उपयोग करके
कोई व्यवसाय अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। देखो, एक व्यवसाय क्या करता है, आउटसोर्सिंग के साधन से मतलब बाहर के साधनों से रूप में विज्ञापन एजेंसी का उपयोग करके उत्पाद की विशिष्टताओं एवं गुणवत्ता के बारे में जनता को सरल ढंग से सूचित कर सकता है। ठीक है। और आपका पांचवा हो जाएगा बेहतर रहन सहन का स्तर। तो आउटसोर्सिंग लोगों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है। आधुनिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है, अतः वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की लिए विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाओं का उपयोग करना भी चाहता है, जो उसके रहन सहन के स्तर को क्या बनाती है, बेहतर बनाती है। तो ये क्या होता है, उसका आउटसोर्सिंग की प्रकृति। ये अब समझते हैं हम आउटसोर्सिंग सेवाओं की आवश्यकता। तो देखिए, हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो परंपरागत व्यावसायिक परिवेश में उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है तथा सारा काम स्वयं व्यवसायी द्वारा संपन्न किया जाता था, किंतु आज के आधुनिक व्यावसायिक परिवेश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विनिमय या बाजार के लिए किया जाता है, अर्थात अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। अतः विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, अर्थात प्रक्रिया आधारित विभाजन की, जिससे कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिल सके। इस प्रकार आउटसोर्सिंग न केवल व्यावसायिक बल्कि उत्पादकों विनिर्माताओं के लिए भी उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि इन उपभोक्ताओं के लिए जो भी बेहतर रहन सहन स्तर का लाभ उठा रहे हैं, इससे कार्य विशेष के लिए विशिष्ट सेवाओं एवं उत्पादों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। जैसे आपका हो गया डिलीवरी, मरम्मत व अनुरक्षण, विज्ञापन, प्रचार प्रसार, लेखांकन, संचार, फीडिंग्स, फाइनेंसिंग आदि की सेवाएं। ठीक है। अब देखिए, इसके हम लोग समझते हैं क्या आवश्यकता। तो सबसे पहले आवश्यकता थी इसमें व्यवसाय का वर्धन करने के लिए। ठीक है। तो देखिए, वर्धन मतलब बढ़ाने के लिए। तो देखिए कैसा था। तो प्रत्येक व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ तथा व्यक्तित्व विकास की आकांक्षा रखता ही रखता है। इस हेतु उसे लोगों को मानक एवं विशिष्ट गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने, अपने को अन्य व्यावसायिक से भिन्न होने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे आउटसोर्सिंग संस्थानों का उपयोग करना चाहिए, ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। दूसरी आवश्यकता थी उसमें अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। तो मानव की आवश्यकताएं क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब असीमित होती है, और आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं होता। आप सभी को बात मालूम है ना। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना क्या होता है, हमारे लिए स्वाभाविक होता है। अतः प्रत्येक उत्पादक एवं विनिर्माताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वह आउटसोर्सिंग यानी बाह्य सेवाओं के माध्यम से अधिक उत्पादन करके लोगों की आवश्यकताओं को अपनी सीमा तक संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। और तीसरी आवश्यकता होती है उसमें बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद को प्राप्त करना। ठीक है। मतलब उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट को बढ़ाना। तो लोगों के रहन सहन का स्तर दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, सुधर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति मानक तथा विशिष्ट गुणवत्ता के उत्पादों को एवं सेवाओं का उपयोग करना चाहता है। इस प्रयोजन हेतु वे आउटसोर्सिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, ताकि मानक गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पाद हो सके। तो हमने आवश्यकता को पढ़ा, जिसमें 3 प्रकार के उसका व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, और साथ ही साथ उसके बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें आउटसोर्सिंग की क्या पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसके बारे में हमने क्या किया, अभी अध्ययन किया कि हमें उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना चाहिए। हमने क्या समझा, आवश्यकता समझा। अब इसी में हम समझते हैं आउटसोर्सिंग सेवाओं के लाभ या फायदे। तो देखिए, आउटसोर्सिंग का प्रमुख लाभ यह है कि वह आउटसोर्सिंग सेवाओं के रहते एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी प्रमुख क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, और अपनी द्वितीय सेवाएं जैसे विज्ञापन, वित्तीय सेवाएं किसी बाह्य एजेंसियों पर छोड़ सकता है। और साथ ही एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ऐसी सेवाओं को निष्पादित करने के लिए अपने यहाँ पृथक विभाग स्थापित करने की अपेक्षा इन सेवाओं को आउटसोर्सेस करना अधिक मितव्ययी होता है। और आउटसोर्सिंग सेवाओं को लेने से व्यावसायिक प्रतिष्ठान को विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हो जाती है, जिससे बेहतर परिणाम सुनिश्चित होता है। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को इन सेवाओं को पाने के लिए प्रतिष्ठान के भीतर ही अधोरचना के सृजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी निवेश करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी सेवाओं के प्रदाताओं को जो भी उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, से सेवाओं को आउटसोर्स करना पड़ता है। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए लाभप्रद होता है,
क्योंकि वे व्यावसायिक फर्म की सफलता में वृद्धि करते हैं और जोखिमों को संभावनाओं को कम करते हैं। जब ऐसी सेवाओं की आवश्यकता अस्थायी तौर पर हो तो इन सेवाओं को आउटसोर्सिंग करना बेहतर होता है। तो ये हमने क्या समझा कि आउटसोर्सिंग सेवाओं के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, आउटसोर्स। ठीक है, तो आउटसोर्स के अंतर्गत हमने समझा उनका अर्थ, उसकी अवधारणा, साथ ही उसकी प्रकृति, आवश्यकता और उसके लाभों का हमने क्या किया, अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार।